नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं, एक बार इस क्लास को शेयर करना है। 2022-23 यानी कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो 2023 का होने वाला है, उसके लिए आपका ये है यूपी बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। जी हाँ, बिल्कुल सेम इसी तरह का मॉडल पेपर आपका बोर्ड में होगा और अर्धवार्षिक का होगा, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका मंथली टेस्ट में काम आएंगे और डिस्क्रिप्टिव वाले भी मंथली टेस्ट में काम आएंगे। जैसा हमने आपको सिलेबस के दौरान बताया था कि 4 मंथली टेस्ट आपके होंगे 2.5 अंक के, यानी कि 10 अंकों के 4 मंथली टेस्ट होंगे, जिनमें 2 बार आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे और 2 बार आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, नई शिक्षा नीति के अनुसार 2023 में आपका जो पेपर पैटर्न होगा वो थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर 20 अंक के MCQ आपके आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब वो अलग बात है कि आपके OMR शीट पे होंगे या फिर जैसे कॉपी में आंसर देते थे वैसे देने हैं आपको। ठीक है, फिलहाल तो ये खबर है कि OMR शीट पर आपके 20 MCQ होंगे। ठीक है, तो ये 20 MCQ की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बेहतरीन ढंग से तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और पूर्णांक 70 मिलेगा। सामान्य निर्देशों में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना होगा जैसा कि पहले आता था, और प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभाजित होगा। 2 खंड में आपका एक तो खंड होगा आ और एक खंड होगा बा। ठीक है, खंड आ में अगर आप देखेंगे तो आपके 20 जो है आपके 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, और जो खंड बा होगा उसमें 50 अंकों का वर्णनात्मक होंगे, वर्णनात्मक 1 व वर्णनात्मक 2। मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं, का विश्व का मानचित्र और खा भारत का मानचित्र। ठीक है, और ये जो 20 अंक आपको देने होंगे OMR शीट पर देने होंगे अथवा कॉपी में लिखना होगा। OMR शीट ही आपको मिलेगी लगभग 99%। ठीक है, OMR शीट पे ही होने तय किए गए हैं। ठीक, अब बोर्ड में OMR आती है या नहीं आती है, लेकिन आपकी अर्धवार्षिक और कक्षा 9 में आप OMR शीट भर ही चुके हैं। बोर्ड में भी OMR शीट पे ये 20 क्वेश्चन होंगे, नई शिक्षा नीति के तहत ये सब होना है। ठीक है, तो ये तैयार करते रहिए। OMR शीट कैसे भरें वो हम बता चुके हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है हिंदी की, वहाँ पर देख सकते हैं। और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं, और दिए गए मानचित्र को क्या करना है, उत्तर पुस्तिका में बड़ा ही मजबूती के साथ आंसर शीट में बांधना है। दृष्टिबाधित जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए मानचित्र के कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न दिए गए, उनको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, मानचित्र कार्य नहीं करना है। अब आते हैं खंड आ में, और खंड आ में आप देखेंगे तो 20 प्रश्न होंगे, एक एक अंक के ऑब्जेक्टिव 20 अंक के होंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, फिर बताइएगा कि कितने सही कर लिए हैं। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? आपके ऑप्शन है रोम, इटली, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा इटली। पुनर्जागरण का अभ्युदय यानी पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई थी, तो इसमें आप बी सही करेंगे और बी पर गोला भरेंगे। और नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, कहाँ से था? तो नेपोलियन का जो संबंध था उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फ्रांस से था। इस पेपर की PDF अगर आपको चाहिए तो PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने फर्स्ट लिंक दे दी है, जहां से आप ये सब डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और अन्य भी नोट्स आप सामाजिक विज्ञान के डाउनलोड कर पाएंगे। PDF हम ऑलरेडी देने जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आप ये सब कर पाएंगे। प्लेलिस्ट हमने सामाजिक विज्ञान की बना दी है, प्लेलिस्ट में अधिकतर पार्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तमाम करा दिए गए हैं। अब देखना यह है कि आप कितनी तैयारी कर पाते हैं। तीसरा प्रश्न आपका है, तो नेपोलियन का संबंध किस देश से है? आपका मैंने बता दिया, सी फ्रांस से है। और गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? बात गैरीबाल्डी की जा रही है, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी या फिर रूस, तो इसका आंसर इटली हो जाएगा। गैरीबाल्डी ने इटली की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। और चौथा प्रश्न है कि गांधी इरविन जो पैक्ट था, गांधी इरविन समझौता था, ये कब हुआ था?
5 मार्च 1931 को, 5 जून 1932 को, 5 अगस्त 1933 को, या फिर 5 मार्च 1934 को। तो इसका जो सही जवाब है 5 मार्च 1931, यानी कि आपका जो फर्स्ट आंसर है बिल्कुल सही है, 5 मार्च 1931। ठीक है। फिर है कांग्रेस के सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1929 का क्या लाहौर अधिवेशन में जिस मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था वो थी, यानी वो कौन सी मांग थी? पूर्ण स्वराज की मांग, कर में कटौती की मांग, सैनिक व्यय में कमी की मांग, या फिर ये सभी। तो 5 का जो आपका उत्तर है वो हो जाएगा पूर्ण स्वराज की मांग, ए वाला सही हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, देखो ये अर्धवार्षिक में आपका बेहतर काम करेगा पेपर, मॉडल पेपर वार्षिक का है लेकिन अर्धवार्षिक में भी सेम ऐसा ही रहेगा, और अर्धवार्षिक को ध्यान में रख के बनाया भी गया है। शेयर करो बहुत कायदे से, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे कहीं भी किसी ने मॉडल पेपर नहीं दिया है, फर्स्ट बार हम 2023 का दे रहे हैं, और ये बिल्कुल बोर्ड के सेम है, ठीक है, बोर्ड के समान है, बोर्ड की तरह है, इसी तरह का बोर्ड में आएगा। निम्नलिखित में से किन देशों के वर्ग को केंद्रीय शक्तियां, सेंट्रल पावर कहा जाता है? जर्मनी, रूस, फ्रांस, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन टर्की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन टर्की, ये सेंट्रल पावर कहे जाते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? देशों के बीच तीव्र तालमेल, देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, आयात पर कर लगाना, देशों के बीच नौकरी, शिक्षा आदि के लिए लोगों का आना जाना। तो आयात पर कर लगाना जो है ये वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है, ठीक है। टैक्स लगा के वैश्वीकरण थोड़ी होता है, आयात निर्यात पे टैक्स, ये वैश्वीकरण का नाम नहीं है। दो देशों के बीच तालमेल हो जाए ये वैश्वीकरण है। देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हो ये वैश्वीकरण है। देशों के बीच नौकरी, शिक्षा आदि के लिए लोगों का आवागमन हो ये वैश्वीकरण कहलाता है। आयात पर कर लगाना वैश्वीकरण नहीं है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, प्रवाह, जैव और अनवीकरणीय। देखो जो लौह अयस्क है यानी कि लोहा मान लो, तो लोहा जैसे है, एक बार आपने सरिया का इस्तेमाल किया तो क्या वह सरिया पुनः इस्तेमाल आप कर सकते? नहीं, वो सरिया आपकी जंग लग के बेकार हो जाएगी, यानी रिन्यूअल नहीं किया जा सकता है। तो ये अनवीकरणीय पे जाएगा, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा, अनवीकरणीय। 10th क्वेश्चन है कि जो उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको पता होना चाहिए, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय लैटेराइट या फिर काली या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। तो 10 का आंसर हो जाएगा जलोढ़। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आता है, तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? इसका उत्तर साफ साफ नजर आ रहा है, काली गुजरात में पाई जाती है। 11 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, भूदान आंदोलन बहुत बार पूछा गया, जब हम इंटर में थे तब भी पूछा गया था, स्कूल में पूछा गया था। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। सलाल बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी, चिनाब, सतलज और कृष्णा पर। तो जो सलाल बांध है वो चिनाब नदी पर है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका मानचित्र में भी आ सकता है, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना की हम बात कर रहे हैं, तो टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी या फिर भागीरथी। तो यहाँ पर 14 का आंसर हो जाएगा डी, भागीरथी, ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया? यानी कि अनुसूची में है वो भाषाएं कहाँ हैं? आपकी अनुसूची में भाषाएं हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 22 भाषाएं हैं आपकी। 22 भाषाओं को दर्जा संविधान की अनुसूची में दिया गया है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी?
1980 में, 90 में, 92 में या 2004 में? तो आंसर हो जाएगा 1992 में आपकी पंचायती राज की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मेघालय? तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। विकसित देशों के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्रक का होता है? प्राथमिक क्षेत्रक का, द्वितीय क्षेत्रक का, तृतीय क्षेत्रक का या कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तृतीय क्षेत्रक का, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन क्या है? तो यहाँ पर पूंजी उत्पादन का साधन है। और 20वां अंतिम प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट यानी मनरेगा को लागू किया गया था? एक्ट को 2005 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं खंड बा की ओर। खंड बा में आपसे पहले वर्णात्मक 80 शब्दों में कुछ वर्णात्मक प्रश्नों का उत्तर देना होगा और कुछ का आपको देना होगा 150 शब्दों में। जिनका 80 शब्दों में देना होगा प्रत्येक 4 अंक का प्रश्न आएगा और जिनके 150 में देना होगा प्रत्येक 150 शब्द का आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखिए 2 प्रश्न अथवा करके 8 आएंगे, 8 में से 4 देना होगा। ठीक, तो यहाँ पे है केरल में अन्य क्षेत्र राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? अथवा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है? अब यहाँ पे 2 हैं, 2 में से एक आपको आंसर देना है। फिर देखिए सामुदायिक सरकार से क्या आशय है? जैव संसाधन और जैव संसाधन कौन कहलाते हैं? इन 2 में से एक देना है। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे? उसकी 2 शर्तें लिखिए। यूटोपिया अथवा कल्पना दर्श क्या है? 2 में से एक आंसर देना है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिए? ये करो। अथवा यूरोपीय महाद्वीप के शक्तिशाली कुलीन वर्ग की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, अब आते हैं वर्णात्मक प्रश्न 2 पर। इसके उत्तर कितने शब्दों में देना होगा? इसके उत्तर लगभग आपको देना होगा 150 शब्दों में। 24 अंक के 4 प्रश्न करने होंगे, यानी कि कुल मिला के 6 अंक का एक प्रश्न होगा और 4 करने होंगे। फ्रांस और की राजनीतिक क्रांति के क्या कारण थे? अगर ये नहीं आता है तो ये कर दो कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन। ठीक है, दूसरा प्रश्न, संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के चरणों का उल्लेख करो। अगर ये नहीं आता तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो। 7वां प्रश्न है मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। ये नहीं आता है तो अथवा के बाद कर दीजिए। महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। 8वां प्रश्न है कि औसत आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है और मानव विकास सूचकांक के महत्व को स्पष्ट कीजिएगा। ये नहीं आता है तो दूसरा कर दीजिएगा। इटली के एकीकरण में मैजिनी, कावूर और गैरिबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। अब आता है आपका मानचित्र कार्य। थोड़ा सा ध्यान देना है। मानचित्र कार्य हम ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे करना है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। आधा आधा अंक यानी सही अंकन के लिए आपको आधा अंक मिलेगा और सही स्थान सही नाम के लिए आधा अंक मिलेगा। कुल मिला के 5 अंक का आपका 5 प्रश्न आएगा और 5 अंक का भूगोल का आएगा, 5 अंक का इतिहास का आएगा। यानी वह स्थान महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, इसी को आपको, यानी आप दृष्टिबाधित नहीं हैं, आपको दिखाई देता है तो आप जो है इसका मैप पर भरेंगे। ठीक है, और जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए वही प्रश्न बन जाएगा कि उस स्थान का नाम लिखे जहां महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, लिखना होगा। आपको क्या होगा? दर्शाना होगा, लिखना नहीं होगा। वह स्थान जो सविनय अवज्ञा का आंदोलन का मुख्य केंद्र था, वह स्थान जहां चंपारण सत्याग्रह हुआ था, वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था, वह स्थान जहां नमक कानून तोड़ा गया था। तो आपको दर्शाना है और दृष्टिबाधित बच्चों को क्या करना है? उत्तर पुस्तिका में आंसर लिखना होगा इन्हीं प्रश्नों के। फिर अगला आएगा दूसरा खंड खा, यानी आपका जो भौगोलिक मानचित्र होगा उसमें भरना होगा। जैसे जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है, सलाल बांध इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, दामोदर नदी इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, चिल्का झील इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, कॉर्बेट नेशनल पार्क इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। और इन्हीं प्रश्नों को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ऐसे लिखना होगा कि जलोढ़ मिट्टी के एक क्षेत्र का नाम लिखिए, सलाल बांध कहाँ स्थित है, दामोदर नदी कहाँ है, चिल्का झील कहाँ है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये दृष्टिबाधितों को केवल उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो ये था आपका
यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का मॉडल पेपर। अंग्रेजी मीडियम वाले विद्यार्थी जब यूपी बोर्ड आपका पेपर प्रदान करेगा, चूंकि हम हिंदी मीडियम वाले हैं इसलिए आपका क्षमा चाहेंगे, नहीं दे पाएंगे। हिंदी मीडियम वालों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पहली, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आप इसको शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर कैसा है कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। अर्धवार्षिक की तैयारी इसी पेपर के मॉडल से करनी है। फिलहाल अर्धवार्षिक का हम एक और मॉडल पेपर दे देंगे। ये वार्षिक परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर है। बहुत बहुत धन्यवाद।